यस बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, चैप्टर नंबर 8, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इस चैप्टर में कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीवैल्यूएशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। उस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है? रीवैल्यूएशन के केस में हमने पूरा एक कंसेप्ट समझा था, रीवैल्यूएशन मॉडल को अप्लाई जब किया जाता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, उसका डिस्पोजल जब अगर होना होता है तो वो कैसे होता है, रिवैल्यूएशन के कारण जब आपका अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। वो सारा कंसेप्ट मैंने कल समझा दिया था। तो बोले बेटा, यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है क्या? एक्टिविटी नंबर 11 तक में नो एनी सर। नहीं है? चलिए, तो फिर उसी के बाद में हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है डेप्रिसिएशन रिविजिटेड। डेप्रिसिएशन रिविजिटेड होता क्या है बेसिकली? भाई, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, हर थोड़े टाइम में एक बार मेथड्स का रिव्यू कर लेना चाहिए। तो depreciation is charged to allocate the wearing out of an assets to the statement of P&L over its useful life। भाई, depreciation क्या करते हैं? हम जो assets का wearing कर रहे हैं, हम जो उसको यूज कर रहे हैं, जो उसकी वियर टीयर होता है, जो टूट फूट वगैरह होती है, उन चीजों को कवर करने के लिए हम उसका अमाउंट को उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली पीएनएल में ट्रांसफर करते जाते हैं। देयर आर टू मेन डेप्रिसिएशन मेथड्स अवेलेबल, और डेप्रिसिएशन के दो मेन मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो दोनों मेथड्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिव्यू एट लीस्ट एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड, मतलब कि वो ये बोल रहे हैं तो कि आपको हर साल के एंड में एक बार कम से कम क्या कर लेना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए। भाई, जो असेट्स को हमने लिखा हुआ है 10 ईयर्स की लाइफ है, क्या रियल में उसकी इतनी ही लाइफ है? हम 15% अप्रिशिएशन लगा रहे हैं, क्या सही है या नहीं? मतलब एक बार आप उसको क्रॉस चेक भी करते हैं। If expectations are significantly different from previous estimates, the depreciation charge for the current and future period should be revised। तो फिर आपको डेप्रिसिएशन को क्या कर देना चाहिए, रिवाइज कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई भी अगर चेंजेस हुए हैं तो आप उसको रिवाइज कर दीजिए। दिस इज अचीव्ड बाय राइटिंग द कैरिंग अमाउंट लेस द न्यू रेसिडुअल वैल्यू ओवर द असेट्स रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर मान लो आपने पहले डेप्रिसिएशन लगाते थे 5 ईयर्स की लाइफ के अकॉर्डिंग, अब आपको लग रहा है नहीं यार, ये एसेट तो 5 ईयर्स नहीं 3 ईयर्स ही चल पाएगी, तो आप फिर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब कितनी वैल्यू बची और उसमें कितना लाइफ हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उस अकॉर्डिंगली फिर अब आप क्या करेंगे, 3 ईयर्स के अकॉर्डिंगली। तो दिस इज अचीव बाय राइटिंग द केयरिंग अमाउंट ऑफ ओवर द रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो भी आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है उस अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। कैसे? उसका एक्टिविटी नंबर 12 देखते हैं हम। उसमें दिया है, क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझें, फिर मैं एक बार उस पॉइंट को वापस से रीड आउट कर दूंगा। आपको 1 जनवरी 2011 को असेट की कॉस्ट दे रखी बेटा, कितनी? $40,000। असेट की कॉस्ट है कितनी? $40,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है कितनी? 5 ईयर्स। एंड द रेजिडुअल वैल्यू दे दिया है कितना? 5,000। तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल जाएगा क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो हम अगर बात करें तो 40,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5, तो करें भाई कितना हो रहा है हमारा? 35,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 7,000 पर एनम। मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता था क्या बेटा? पहली चीज क्लियर, मेरा डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता था वो कितना? 7,000 पर एनम। अब आपने क्या बोला यहाँ पर? 1 जनवरी 2013 को, जबकि आपने एसेट अक्वायर कब करा था? 1 जनवरी 2011 को। अब आपने क्या करा? 1 जनवरी 2013 को टोटल यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड टू 4 ईयर्स, और टोटल यूजफुल लाइफ अब आपकी कितनी बच रही है? 4 ईयर्स। आपने एसेट परचेज करा था बेटा ऑन 1 जनवरी 2011 को, जबकि आप रिवाइज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन रिवाइज कर रहे हैं आप कब रिवाइज कर रहे हैं बेटा?
1 जनवरी 2013 को। ठीक है भाई, यहां तक की बात भी हो गई। रेजिडुअल वैल्यू बता दिया, रिवाइज टू 4000, लाइफ भी कितनी हो गई है, 4 इयर्स। तो रिवाइज्ड लाइफ हो गई है आपकी 4 इयर्स, और रिवाइज स्क्रैप वैल्यू बता दिया है 4000। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। 2013 का निकालना है। तो बेटा अपन ने जब असेट का अक्वायर करा था 1 जनवरी 2011 को, तो असेट थी कितने की स्टार्टिंग में आपकी, 40,000 की असेट थी। स्टार्टिंग में असेट की कॉस्ट प्राइस थी कितना, 40,000। उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया फॉर 2011। तो 2011 का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो कितना लगेगा आपका डेप्रिसिएशन। हर साल का हमने अभी हाल डेप्रिसिएशन निकाला तो कितना आ रहा है, 7,000। तो 2011 का निकाला तो केरिंग अमाउंट आ गया 33,000। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया फॉर 2012, वो भी कितना लगेगा, 7,000। 33,000 में से 7,000 लेस किया, 26,000। यहां तक कोई डाउट। ये मेरा केरिंग अमाउंट बचा था 26,000, बट अब उसको रिवाइज कर दिया है, और हमारी रिवाइज्ड लाइफ बता दी है बेटा कितनी, 4 इयर्स, और जिसमें से 2 इयर्स का ऑलरेडी आपका क्या हो चुका है, यूज हो चुकी है क्या असेट। तो जब आपको नया डेप्रिसिएशन लगाना है तो नया डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है अब, नई वाली न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। आपकी नई एसेट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, 26,000 हो गई है क्या, जिस दिन रिवाइज किया है। कितनी हो गई, 26,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू नया कितना दे रखा है, 4,000। तो माइनस करेंगे 4,000 डिवाइडेड बाय लाइफ। टोटल लाइफ थी 4 ईयर, जिसमें से 2 इयर्स तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है क्या बेटा असेट। 2011 और 2012 में ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तो डिवाइडेड कितने से करूंगा, 2 इयर्स से। तो 26,000 minus 4,000, that will be 22,000 divided by 2, 11,000 पर एनम मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या। Yes, sir. आपसे यही पूछा उन्होंने, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड द न्यू डेप्रिसिएशन विल बी 11,000। तो मैं एक बार फिर वापस उस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, डेप्रिसिएशन रिविजिटेड। भाई आपको अगर लगता है द यूजफुल लाइफ एंड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिव्यू एट लीस्ट एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड। आपको हर साल के एंड में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। एंड इफ एक्सपेक्टेशंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स, और अगर आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है अगर वो डिफरेंट आते हैं जो एक्सपेक्ट आपने किया था उससे, देन डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट एंड फ्यूचर पीरियड शुड बी रिवाइज। तो आपको करंट ईयर का फ्यूचर पीरियड्स के रिवाइज कर देने चाहिए। एंड दिस इज अचीव्ड बाय राइटिंग द केयरिंग अमाउंट लेस न्यू रेजिडुअल वैल्यू। जो केयरिंग अमाउंट है उसमें से नई रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके जो अमाउंट बचता है ऑफ ओवर द एसेट्स रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है उससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। होपफुली ये सबको अब लाइन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्लियर करने के बाद। यस सर। चलिए यहां तक की बात भी हो गई हमारी रिविजिटेड लाइफ। उसी के बाद में फिर दिया है हमारा एक और पॉइंट, रिव्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। वहां पर तो हमने क्या बोला, भाई आपको क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन रिवाइज कर लेना चाहिए, रिविजिट कर लेना चाहिए, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ सही है या नहीं, उसका रेजिडुअल वैल्यू सही है या नहीं। अब यहाँ पर दिया है हमारा डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में।
भाई आप एसएलएम मेथड से लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो सही लग रहा है नहीं लग रहा? या कहीं हमें मेथड तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? कोई नॉर्म्स में तो चेंज नहीं हो गया है, कोई पॉलिसी में तो चेंज नहीं हो गया है? तो फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करना पड़ेगा क्या? अगर कोई भी चेंज होता है तो वहां पर पॉलिसीज वगैरह में गवर्नमेंट ने रूल्स अगर चेंज कर दिए, डेप्रिसिएशन मेथड हैव टू बी चेंज in some cases, like if there is change in पॉलिसी, अगर पॉलिसी में चेंज होता है या चेंज इन गवर्नमेंट नॉर्म्स में चेंज हो गया है, ये किसी भी रीजन से अगर आपके चेंज होता है तो फिर कैसे होता है, क्या करते हैं वो देखते हैं अब हम। The depreciation method should be reviewed at least every financial year and if there has been a significant change in the expected pattern of the assets used, अगर आपकी जो एसेट का जो यूज वगैरह है उसमें पैटर्न में चेंज अगर होता है, देन द मेथड शुड बी चेंज एंड दिस इज अचीव्ड बाय राइटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यूजिंग द रिवाइज्ड मेथड। मतलब कि अब आगे से आप क्या करेंगे, जो चेंज होगा वो आज से चेंज होगा, पहले का चेंज नहीं होगा। जो आपका केयरिंग अमाउंट बचा है और जो रिमेनिंग लाइफ बची है उस अकॉर्डिंगली आपका चेंज करेंगे, प्रीवियस में आप चेंज नहीं करेंगे। कैसे? इसका एक्टिविटी नंबर 13 देखते हैं हम क्या बोला है। 1 जनवरी 2011 को असेट की कॉस्ट प्राइस थी कितनी? $40,000। रेजिडुअल वैल्यू था कितना? 1500। और यूजफुल लाइफ थी कितनी बेटा? 5 इयर्स। यूजफुल लाइफ थी आपकी कितनी? 5 इयर्स। और आपको बोला डेप्रिसिएशन लगता था कितना? 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमारा क्या लगता था? डेप्रिसिएशन लगता था। आगे बोला हमें 1 जनवरी 2013 को चेंज डेप्रिसिएशन मेथड टू स्ट्रेट लाइन। आपको डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करके कौन सा लाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड लेकर के आना है। तो अब सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो क्या इस रेजिडुअल वैल्यू का कोई रोल रहेगा क्या? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मैं 40,000 पे लगाऊंगा, 38,500 पे लगाऊंगा? बोले बेटा। तो 40,000 पे। 38,500 पर। नो सर, 40,000 बिकॉज स्ट्रेट लाइन में तो वैल्यू जीरो हो ही जाएगी। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर 25% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वहां पर हम किस पर लगाए? मैं अभी वो तो मेथड चेंज होगा 2013 में, अभी मैं बात 11 की कर रहा हूँ। 2011 में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मैं 40,000 का 25% निकालू या 38,500 का 25% निकालू? क्वेश्चन मेरा ये डाउट है। सर 38,500 पे। नहीं, 40,000। 40,000 पर। हमेशा याद रखना बेटा कंसेप्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर स्क्रैप वैल्यू का कोई रूल नहीं होता। वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें रेजिडुअल वैल्यू का कोई यूज ही नहीं होता है, ना कोई लाइफ का यूज होता है। ये मैंने कंसेप्ट में भी बताया था, मैं आपको बताता हूँ, इसका अपना लिखा हुआ था। ये देखो ये लिखा हुआ, नॉट डाल करके मैंने पढ़ाया भी था, अंडरलाइन भी किया हुआ है। This method does not take account of any residual value since the carrying amount under this method will never reach zero. The depreciation rate percentage will be provided in the question. Is it clear to everyone? वो जो रेजिडुअल वैल्यू का यूज आता है वो एसएलएम मेथड में यूज आता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर इसका कोई यूज नहीं आता। ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दिया जाता है। आगे बात समझ बेटा।
तो चले अब हम इस पर आते हैं। तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वही हमारी एसेट की कॉस्ट प्राइस दे रखी थी स्टार्टिंग में, कितना, $40,000। उस पर डेप्रिसिएशन मुझे लगाना है वही फॉर 2011, कितना लगाऊंगा, 25%। तो 40,000 का 25% हमने लगाया तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000। माइनस किया, रिमेनिंग फिगर बचा कितना, 30,000 केरिंग अमाउंट। उसमें फिर वापस से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा फॉर 2012। किसका लगाएंगे बेटा, 25%। 30,000 का 25% लगाएंगे क्या, यस सर। तो एट द रेट ऑफ 25%। तो ये आ जाएगा आपका 7,500। तो माइनस किया तो आपका रिमेनिंग फिगर बचा कितना, 22,500। यहां तक का पॉइंट क्लियर। यस यहाँ सर। Yes, so अब 22,500 का हमारा फिगर बचा है। अब आगे क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, अब मैंने 1 जनवरी 2013 को क्या कर दिया, चेंज कर दिया डेप्रिसिएशन मेथड को। और कौन से मेथड से लगाना है वो, मैं एसएलएम मेथड से। अब यहां पर मेरे रेजिडुअल वैल्यू का यूज आएगा क्या बेटा। अब मुझे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगाना है फॉर 2013, तो इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, एसएलएम मेथड से लगाना है बेटा। तो एसएलएम मेथड से लगाने के लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 22,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,500 डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ कितनी बची है बेटा, टोटल लाइफ कितनी थी, 5 इयर्स। 2 इयर्स ऑलरेडी यूज हो गई है एसेट, तो 3 इयर्स बची है क्या। यस सर। फिर वापस से बोल रहा हूं मैं, 22,500 का एसेट रिमेनिंग था जिस दिन आपने मेथड में चेंज किया। तो 22,500 स्क्रैप वैल्यू दे रखा था 1,500, जो अभी यूज आएगा, पहले यूज नहीं आया। तो दैट माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय लाइफ 3 इयर्स। तो नाउ आप इसको सॉल्व कर दो, 22,500 माइनस 1,500, 7,000। 27,000। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 7,000 पर एनम। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 7,000 पर एनम। ये मेरा एक्टिविटी नंबर 13 हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सर। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं बेटा, आप लोग जब रियल लाइफ में कंपनी में वर्किंग करते हैं तो कंपनी में आप लोगों ने अभी तक 11th-12th में पढ़ा है भी, आप क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीनल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, या फिर हम एक और पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था एसओएफपी वगैरह के अंदर भी आप लोग भी करते थे बेसिकली, वहां पर नोट्स टू अकाउंट बनाते थे क्या बेटा। लाइक आपको शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर तो आपने डायरेक्टली लिख दिया शेयर कैपिटल 20 लाख, और इधर लिख दिया 25 लाख। भाई मेरी प्रीवियस ईयर में थी 20 लाख और करंट ईयर में हो गई 25 लाख। बैलेंस शीट में तो शॉर्ट में लिख दिया। अब जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी कंपनी के अंदर, तो भैया बैठो साइड में, मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ। अब तो कि बैठो, मैं बताता हूँ कैसे कैसे मेरी कैपिटल चेंज हुई है। फिर आप उसको पूरी कहानी सुनाओगे। देख भैया मेरी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी है, सब्सक्राइब कैपिटल इतनी है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप इतनी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप इतनी है, कॉल सिनेरियो उसमें इतना है, फोर फीचर इतना है। तो पूरी डिटेल लिखी होती नहीं होती है उसके अंदर। yes, so क्या हर पर्सन को इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए क्या।
हर पर्सन इतना इंटरेस्टेड नहीं होता ना। आज आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है कि रिपोर्ट कार्ड में सीधा से बेटा इंग्लिश में नंबर कितना है, 57 नंबर आए, बस ये लिखा होता है ना। ये एक क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर है, सेकंड क्वेश्चन में 3 नंबर है, थर्ड क्वेश्चन में 5 नंबर है। क्या ऐसे लिखते हैं क्या? क्योंकि हर कैंडिडेट को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। वो तो आपको पढ़ना है, आपको देखना है भाई कौन से सब्जेक्ट में 58 कैसा है, तो आप कॉपी खोल के देख लो भाई। तो वैसे ही उन जो जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं उसको हम नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं। हम इसको डिस्क्लोजर नोट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्लोजर नोट्स। इज इट क्लियर? अब IAS 16 क्या बोलता है आपका? IAS 16 requires a reconciliation of the opening and closing carrying amount of the non-current assets to be given in the financial statements। मतलब कि आपका ओपनिंग अमाउंट कितना और क्लोजिंग अमाउंट कितना, उसका दोनों का मैच होना, रिकंसिलिएशन होना, मतलब मैच होना जरूरी होता है। भाई आपकी असेट मान लो स्टार्टिंग में 10 लाख की थी, एंड में 15 लाख की, तो बराबर होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि 15 लाख की होनी चाहिए। ऐसा नहीं तो बुक्स में तो दिख रही है 15 लाख की, जबकि ओरिजिनल में दिख रही है 14 लाख की, तो वो वेरिएशन नहीं आने चाहिए। फिर आगे क्या बोला हमें? द रिकंसिलिएशन शुड शो द मूवमेंट ऑन द नॉन करंट असेट्स बैलेंस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। और रिकंसिलिएशन जब आप करते हैं तो उसके अंदर सारी चीजों को बताएंगे। क्या क्या? आपके अगर कोई भी एडिशन हुआ है, डिस्पोजल हुआ है, मतलब आपने कोई बेचा है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है फ्रॉम रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के कारण अगर कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, रिडक्शन इन द केयरिंग अमाउंट, अगर केयरिंग अमाउंट कम होता है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है, कौन सा मूवमेंट हुआ है, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होता है। कहाँ पर? डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर। सर फिर ये क्या दे रखा है? ये कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ तक। फिर उसके बाद में ये काम का आता है, वे आपको फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हर तरह की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें शो करनी रहेगी। डेप्रिसिएशन का मेथड आपने कौन सा यूज किया है, SLM मेथड यूज किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीजें हम कहाँ पर लिख रहे हैं? डिस्क्लोजर नोट्स में। भाई जिसको मेरी कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो भैया पूरी डिटेल बताता हूँ। अब मैं एक एक बात बताऊंगा तुम्हें, मेरी कंपनी में डेप्रिसिएशन कैसे लगा है, कौन से मेथड से लगा है, कितनी रेट से लगा है, सब बातें बताऊंगा मैं तुम्हें। तो वो चीज वहां पर लिखी होती है। हर कोई नहीं चाहता इतना डिटेल में पढ़ना। यूजफुल लाइफ ऑफ द, यूजफुल लाइफ कितनी है, और द डेप्रिसिएशन रेट्स, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, उस असेट का ग्रॉस अमाउंट कितना था और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होता है। अगर आपके एसेट्स रीवैल्यूड एसेट, अगर आपने उसका रीवैल्यूएशन किया है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन आपने किस दिन किया था, वो बताना पड़ेगा। वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व और नॉट, आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व किया था या नहीं किया था। एक तो आपने घर के घर में आपके भाई से आपने रिवैल्यूएशन करवा लिया, तो ऑब्वियसली वो तो कुछ भी बता देगा। आपकी 1 करोड़ की चीज को तो 10 करोड़ भी बता देगा। आपने प्रॉपर वैल्यूअर वगैरह अपॉइंट किया था, नहीं किया था, उसकी डिटेल बताओ, किसको अपॉइंट किया था। केयरिंग अमाउंट ऑफ द ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का केयरिंग अमाउंट कितना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रखा हुआ है, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होता है। ये बेसिकली थ्योरी टॉपिक है, बस एक बार रीडिंग लगाने वाला टॉपिक है, वन टाइम रीडिंग का। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां Yes, तक। sir. इसके बाद में फिर दिया है ये एक्टिविटी नंबर 14, नहीं करना है, ये फालतू क्वेश्चन दिया है। फिर आगे चले हम, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक्टिविटी नंबर 14 करने की जरूरत नहीं है, फालतू क्वेश्चन दे रखा है, जाने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर केयरिंग अमाउंट में क्या क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो वो चीज नहीं है काम का आपके। ये आपका चैप्टर नंबर 8 टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट हो गया है। हाँ मैं बोलिए। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या होता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आपकी बुक्स में रखा हुआ है, तो जब तक आपकी वो असेट बिजनेस में बुक्स में कंटिन्यू रहेगी, जब तक वो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी रखा रहेगा। जैसे ही वो असेट्स को आप अगर सील कर देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं, तो फिर उस रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में डाल दिया जाता है, फिर ताकि शेयरहोल्डर्स उसको यूज कर
कर सके, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस एक स्पेशल रिजर्व है, उसको आप डिविडेंड वगैरह में यूज नहीं कर सकते नॉर्मल सिनेरियो के अंदर। ओके सर। अगर बाद में कभी आपने एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है और बाद में कभी अगर वो लॉस हो जाता है, भाई मान लो मेरी एसेट्स थी, एसेट की रिवैल्यूएशन करा मैंने 1 लाख से, एसेट बढ़ करके मान लो 3 लाख हो गई, तो मैंने क्या करा बेटा, 2 लाख रुपीज से रिवैल्यूएशन सरप्लस बना दिया। अब बाद में अगर कभी अगर मान लो एसेट्स की वैल्यू 3 लाख की जगह अगर मान लो वो रह गई मान लो 2,20,000, तो 80,000 का लॉस होगा नहीं होगा? तो वो लॉस यस को सर। मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। क्योंकि फिर वही बात, शेयर होल्डर बोलेगा भैया जब लॉस लेने की बारी आई तो हमें जिंदाबाद कर रहे हो, तो कि तुम्हारे पास रखे ना पैसे, उसमें से करो एडजस्ट। जब एसेट की वैल्यू बढ़ी थी तब तो तुमने पैसे इकट्ठा करके अलग रख दिया, नहीं रख दिया? तो जब लॉस हो रहा है तो भी उसको वहीं से एडजस्ट करोगे। इज इट क्लियर? यस सर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें। इसके साथ में प्रैक्टिस बुक में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रैक्टिस बुक में आप अगर निकाल करके देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस बुक के अंदर। आपको मिल जाएगा टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के नाम से चैप्टर मिल जाएगा प्रैक्टिस बुक के अंदर। 30 to 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करके देखें। कल संडे का आपका यही वर्क है, ताकि वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो मैं मंडे को नहीं, 1-2 दिन बाद में फिर कभी भी हम डाउट क्लास रख लेंगे, ताकि उसके क्वेश्चंस का जो भी डाउट होंगे वो डाउट्स भी हमारे कवर अप हो जाएंगे। मंडे को मैं इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इनटैंजिबल एसेट्स। अभी हमने पढ़ा टेंजिबल एसेट्स, अब इनटैंजिबल एसेट्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिनको हम देख टच नहीं कर सकते, उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे कवर अप होता है, वो चीज मंडे को कवर करेंगे। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ताकि एक बार आप यहां तक का जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना। अगर कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैम से रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले लेना। रिकॉर्डिंग से भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज डाल देना, ताकि वो चीज मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए, बाकी का हम कल, मेरी क्लास नहीं है कल संडे को, मंडे को हम बाकी का नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. वेलकम बेटा।